हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। ये सीरीज आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। और जैसा कि हमने अपने अनाउंसमेंट के लेक्चर में बताया था यूट्यूब में कि हम एक लेक्चर में दो चैप्टर को कंसिडर करेंगे, और आज के लेक्चर में हमने ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिया है और मटेरियल कॉस्टिंग लिया है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे और तब आप तैयार हो पाओगे एग्जाम एक्चुअली देने में। वरना अगर बेसिक या फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो एग्जाम में क्या ही हो पाएगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से करना है, और आज के लेक्चर में क्या अप्रोच होगी पढ़ने की वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों को सारे। हमें क्या करना है, फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। दो हमारा बैकग्राउंड अगर नहीं भी है, अगर आप लोग का बैकग्राउंड नहीं भी है कॉमर्स का, तो भी क्वेश्चन को एक लेमैन के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम इस एमसीक्यूज के थ्रू जो भी इसमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे और दोबारा इस एमसीक्यू को फिर देखेंगे इसको आंसर करने के लिए। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना पहला, तो आंसर पे ध्यान मत देना, सिर्फ क्वेश्चन पे और ऑप्शंस पे। तो क्वेश्चन और ऑप्शन में जो भी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होंगे हम सबको डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तब देखना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वो एमसीक्यू दोबारा अटेम्प्ट सही से अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। सो हमें पता है टिकट काउंटर में हमने टिकट परचेज किया, वी परचेज द टिकट एंड वी पे फॉर इट, राइट। और अब आईआरसीटीसी की ऐप में भी सेम चीज होता है, तो इसको हम ई टिकटिंग काउंटर बोल सकते हैं, इन विच वी रिजर्व्स आवर सीट एंड वी पे फॉर इट, एग्जैक्टली। एंड द ऐप कलेक्ट्स मनी और द रेलवे कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अस, इजंट इट। तो पूछ रहा है कि ये किसका एग्जांपल है, कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल है, रेवेन्यू सेंटर का एग्जांपल है, प्रॉफिट सेंटर का एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट सेंटर का एग्जांपल है, कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आंसर देखने से पहले हम इनके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो देखो नाम क्या समझ में आ रहा है, इट इज सेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो एज द नेम इज सजेस्टिंग, जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं प्रोसेस, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट कर देती है, सेंटर्स डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देती है। किस लिए? एक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के लिए। ई सेंटर्स को एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट ने कहा कॉस्ट सेंटर मैंने बना दिए, एक डिपार्टमेंट बना दिया कॉस्ट सेंटर। इस कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट को हैंडल करने की। मतलब जो प्री स्टैंडर्ड सेट है, जो कॉस्ट है उसके अंदर ही कॉस्ट रहनी चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, कॉस्ट सेंटर को दे दी, कि आप भाई कॉस्ट संभालो। तो इसका नाम रख दिया कॉस्ट सेंटर, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट संभालने की। आसान था ना, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं है, सब लॉजिकल है, कॉस्टिंग में भी अकाउंट्स में भी, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में, रिवेन्यू सेंटर। रिवेन्यू सेंटर क्या होते हैं, नाम क्या बोल रहा है, रिवेन्यू जो मनी को कलेक्ट कर रहा है। अगर गुड्स बेचे, सर्विसेज बेची, तो जिसके पास मनी आ रहा है वो रिवेन्यू सेंटर संभाल रहा है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रिवेन्यूज हैज बीन गिवन टू अ डिपार्टमेंट और सेंटर दैट इज नेम्ड एज रिवेन्यू सेंटर। इजी इनफ। Now next comes the profit center. It has been given the responsibility of profits. Profits means your sales. You can say revenue minus cost. Yes or no? So it has been given the responsibility of revenue as well as of the cost as well. Because अगर हम revenue से cost minus करेंगे तभी तो profit आएगा, isn't it? So profit center has been given the responsibility of profits. Now comes the investment center. Investment centers are those center which has been given the responsibilities of investment. अब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अप्रेज करना है। अप्रेज मतलब उनको इवैल्यूएट करना है कि भाई कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए। देखो जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, कॉस्ट पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को अकाउंटेंट ही समझ लेते हैं, सीधी बात। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ ना हम, तो इसका मतलब है आप लोग बच्चे और मैं दोनों लोग अकाउंटेंट हैं। तो अगर हमें पता करना है कि इन्वेस्टमेंट कौन सा अच्छा है हमारी कंपनी के लिए और हमारी कंपनी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, तो हम किस में आ गए भाई, इन्वेस्टमेंट सेंटर में आ गए, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं था। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है टिकट काउंटर रेलवे स्टेशन में किसका एग्जाम्पल है, कॉस्ट सेंटर का? नो। रिवेन्यू सेंटर का? यस, क्योंकि टिकट काउंटर ने टिकट बेचा और रिवेन्यू कलेक्ट किया। आ गया, सही था। अगर क्वेश्चन सही हुआ है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, तो अपने आप को 1 नंबर दे देना, वरना 0 दे देना। ठीक है, लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने मार्क्स आए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कैलकुलेट करना है। हाँ, जिसको पहले से आती है कॉस्टिंग, जो रिवीजन कर रहा है वो तो शुरू से काउंट कर सकता है। ठीक है, बट
जिसका अभी धुंधला धुंधला है, मतलब कॉस्टिंग बहुत पहले पढ़ी थी या पिछले साल तैयारी की थी, तो उनको भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपने आप को जज करना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक एक करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेज डैश डिनोट्स द फॉर्मल अकाउंटिंग मैकेनिज्म by means of which costs are ascertained by recording them in the books of accounts। अच्छा, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फॉर्मल अकाउंटिंग मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म बनाई गई है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को फाइंड कर रहे हैं कि भाई गुड्स की कॉस्ट क्या होगी। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा इसको बनाने में, जैसे कि मैंने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बनाने में वुड कितनी लग रही है, कितने लेबर लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर क्या है, बाकी एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, अभी समझेंगे हम धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी गुड की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये हो रहा है कि कॉस्टिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, दोनों अलग वर्ड है, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अभी आंसर पे ध्यान नहीं देना है हमें। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट क्या होता है मेरे बच्चों? कॉस्ट होता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी टेक्निक या किसी भी प्रोसेस से, तो उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट तो हो गया सिंपली कॉस्ट, बट कॉस्टिंग क्या हो गया? कॉस्टिंग है आपका एक प्रोसेस, एक वर्ब है ना, तो कॉस्टिंग मतलब वो तरीका, वो मेथड जिससे हम कॉस्ट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कॉस्टिंग क्या है? इजी इनफ। कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट का मतलब है कि जो अमाउंट है वो, जैसे मान लेते हैं कॉस्ट आया 1 लाख रुपए, जैसे 1 लाख रुपए थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, जैसे 1000 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आई, तो ये कॉस्ट है, बट इस कॉस्ट को निकाला कैसे गया है वो कॉस्टिंग है। अब तो आ ही गया होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है सर? ये तो आपने बताया नहीं, बता रहा हूं मैं। देखो, हमने कॉस्ट की असर्टेनमेंट की थी कॉस्टिंग के थ्रू, हमको समझ में आ गया, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इससे भी प्रिसाइज है। इससे प्रिसाइज कैसे है? अब एक सेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि इसी फॉर्मेट में अगर निकालते हो कि क्या कॉस्ट आती है तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोल देते हैं, जिससे रिपोर्ट्स जनरेट हो सके, जिससे एनालिसिस हो सके। होता है ना, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? एक सेट फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू अगर निकालते हैं कॉस्ट प्रोडक्ट की, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और इसके थ्रू होता क्या है कि एक सेट फॉर्मेट के थ्रू निकालने में क्या होता है कि सिमिलैरिटी होती है हर फर्म में, हर कंपनी में, और अपनी ही कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड से अपने इस करंट पीरियड के रिकॉर्ड को मैच करने में, कंपेयर करने में, इसलिए एक फॉर्मेट या स्टैंडर्ड बोल सकते हो वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? बहुत आसान था, कुछ नहीं था। ठीक है, इससे हेल्प एक और चीज मिलती है कि हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, काफी सारे स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। कॉस्टिंग में तो सिंपली हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में दोबारा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डिनोट्स द फॉर्मल अकाउंटिंग मैकेनिज्म। फॉर्मल, ओहो, फॉर्मल अकाउंटिंग मैकेनिज्म जिससे हम असर्टेन करते हैं कॉस्ट को। तो ये कॉस्टिंग का पार्शियली करेक्ट है, कॉस्टिंग सही नहीं है, कॉस्ट एनालिसिस नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल भी नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है जो कि हमने अभी पढ़ा था। सही है? सही है तो 2 नंबर, क्योंकि पहला सही है दूसरा सही है, और अगर मतलब इसमें 1 नंबर दोगे, अगर गलत है तो 0 मार्क्स। टोटल काउंट करते रहना कॉपी में लिख लिख के। ठीक है, पॉज करके कॉपी पे निकाल लेना अगर नहीं निकाला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो साथ में करना है। अच्छा, तो इसका आंसर हमें समझ में आ गया भाई कि कॉस्ट अकाउंटिंग है। अच्छा, ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं जब इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं। तो देखो क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल इज सिंपली कंट्रोलिंग द कॉस्ट। एक प्री स्टैंडर्ड सेट कर दिया है मैनेजमेंट ने कि इससे ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस की जो काम कर रहे हो उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब 1 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सीएफओ ने बोल दिया, सीएफओ क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए कॉस्ट। अब जो सुपरवाइजर्स हैं उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1 लाख के ऊपर जो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट है वो उसके ऊपर ना जाए, जो काम हो रहा है वो 1 लाख के ऊपर ना जाए। तो इसे कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर ना जाए। तो सर कॉस्ट रिडक्शन क्या है, मैं बताता हूँ। अब सुपरवाइजर ने अच्छा काम किया कि 1 लाख के अंदर रखी कॉस्ट को वर्क इन प्रोग्रेस की। ठीक है, सीएफओ को आया थोड़ा लालच
सीएफओ ने बोला कि भाई अगले साल, अच्छा क्यों आया लालच, क्योंकि देखो जितनी कॉस्ट कम होगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, इजंट इट। तो सीएफओ ने बोला कि भाई अगले साल क्या करते हैं, इस 1 लाख को 90,000 कर देते हैं, कि भाई मुझे चाहिए कि कॉस्ट 90,000 के अंदर ही हो। तो ये कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है, कि वो परमानेंटली रिड्यूस कर दे रहा है कॉस्ट को, कह रहा है कंट्रोल ना करो, अब 90,000, अब सेट स्टैंडर्ड को ही चेंज कर दिया उसने। तो रिडक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिडक्शन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब प्री स्टैंडर्ड जो सेट किया था उससे भी कम करने की कोशिश कर रहा है, तो कॉस्ट रिडक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसी के अंडर करने की कोशिश कर रहे हो, तो कॉस्ट कंट्रोल है। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो ये कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो गया, पर कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी खत्म हुआ। बात समझ में आई, क्या डिफरेंस है। इसका क्वेश्चन आगे नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आ गया फिर तो, अच्छा ही गया पढ़ा गया। असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की असर्टेनमेंट तो ऑब्जेक्टिव है ही है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगर हम यहाँ पे मटेरियल ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, एक्सपेंसेस ले रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं सब, ताकि हम कॉस्ट फाइंड कर सकें ना, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर सकें, तो वो तो है ही है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिव है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी, बताऊँ। जब कॉस्ट आती है ना, पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, तो उसमें हम अपना मार्जिन जोड़ लेते हैं। हम मतलब आप और मैं क्या है, अकाउंटेंट्स हैं भाई। तो अगर हमारे कॉस्ट आई 1000 पर यूनिट कॉस्ट, हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, कि नुकसान कर देंगे कंपनी का अपनी, नहीं ना जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं 10% हमने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी ना प्रॉफिट जोड़ के, तो कितनी आ जाएगी, 1100। 10% कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता है भाई। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, और सेलिंग प्राइस भी आ जाता है इसके थ्रू, इस शीट के थ्रू, इस कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये भी सही है। कॉस्ट कंट्रोल तो होगा ही होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा रहता है कि भाई इतना पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, इतना कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हो। रिडक्शन भी होगा, क्योंकि आगे जाके सीएफओ बोल सकता है कि भाई इससे भी कम करो, इजंट इट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है सभी का सही होगा, आसान था, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन क्या क्या है। आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश आउटले। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, नाम क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट मतलब द कॉस्ट विच इज एक्चुअली बीइंग पेड, जो सच में जिसका कैश आउटफ्लो हो रहा है हमारी पॉकेट से। और इसमें क्या लिखा हुआ सेंटेंस में, विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश आउटले, तो ये तो गलत है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का एग्जांपल क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल है। आपने सैलरीज दे दी, हम लोग अकाउंटेंट है, हमने सैलरीज दे दी, तो हम ऑब्वियसली बात है ना कि सैलरी पे होगी, उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी नहीं होगी, तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट थोड़ा इसका उल्टा है, वो कॉस्ट जो एक्चुअली में पे नहीं हो रही है, ठीक है, और इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, इसलिए इसका नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये लगता है कि कॉस्ट हो रही है, पर ये एक्चुअली में है नहीं। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग सीएफओ हैं, ठीक है, हैं मान लो, क्या दिक्कत है, हमारे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हमको दिए गए कंपनी की तरफ से, ठीक है, कहा कि इसको भाई इन्वेस्ट करो कोई किसी भी प्रोजेक्ट में। मैंने और आपने डिसाइड किया इसको प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास प्रोजेक्ट बी का भी ऑप्शन था। तो हमने अगर प्रोजेक्ट बी में नहीं इन्वेस्ट किया, और मान लेते हैं कि ए से हमको रिटर्न मिलने वाला है 10% और बी से रिटर्न मिलने वाला है लेट्स सपोज 8%, तो जब हमने बी में इन्वेस्ट नहीं किया तो ये 8% की कॉस्ट हमने खो दी ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना ये। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हमने खो दी क्योंकि हमने दूसरा ऑल्टरनेटिव चुना। तो ये एक्चुअली में थोड़ी हमारे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है दिस 8%, क्योंकि हम 10% तो हमको मिल ही रहा है ना रिटर्न पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से। बात समझ आ रही, पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमको 10% रिटर्न मिल रहा है ना, तो हमने ये 8% एक्चुअली में थोड़ी आउट ऑफ पॉकेट दिया है, ये तो हमारी लॉस्ट है, इनकम लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये तो इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो लिखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल सही है, इसको क्यों करोगे रिकॉर्ड, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन सेज ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है ना, जितनी भी जो प्लांट होता है जहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां के रिस्पेक्ट में जो भी कॉस्ट होंगी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होंगी। उसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। एग्जांपल देता हूं, अगर ऑफिस में बैठा कोई बंदे को सैलरी मिल रही है अकाउंट्स करने के लिए, ठीक है, तो वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। लेकिन अगर लेबर को सैलरी वेजेस मिल रही है पर डे की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि वो एक्चुअली बना रहा है। लेकिन जो ऑफिस में बैठ रहा है, एसी ऑफिस में बैठा हुआ है, जो अकाउंट्स कर रहा है सिर्फ, वो एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। क्लियर है? आसान था बहुत। तो ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में सैलरीज भी आ जाती हैं। सेलिंग जो बेचने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कमीशन वगैरह देते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं पीरियड कॉस्ट में इन दी मार्जिनल कॉस्टिंग। अरे सर, इतने हैवी कॉन्सेप्ट आ गए, बट मैं हूं ना, मैं सब बता दूंगा। पीरियड कॉस्ट क्या होता है? पीरियड कॉस्ट वो होगा जो एक सर्टेन पीरियड के लिए लिया जाएगा, जैसे किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए लिया जाएगा, जो प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं लिया जाएगा, जो पीरियड के लिए लिया जाएगा। जैसे यही अगर सैलरी पे कर रहे हो किसी एक साल के लिए, तो वो उसकी पीरियड कॉस्ट में आ जाएगा। मतलब उस पीरियड वो अकर हुआ है, सेलिंग हुई है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन दे रहे हो, उस पीरियड वो अकर हुआ है, इसलिए उसको उस पीरियड में रखा जाएगा। जैसे 23-24 फाइनेंशियल ईयर में रख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट वो एक्चुअली में नहीं है। अंडर व्हाट? अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होता है जहां पे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट, जब बताया ना कॉस्टिंग में क्या करते हैं, कॉस्टिंग में हम सिंपल फंडा है, फंडामेंटल एकदम बता रहा हूं मैं, कि कॉस्टिंग में क्या करते हैं, हम यूनिट की कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आता है कि कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। कॉस्टिंग का मतलब यही है, पर्पस ही यही है कि यूनिट कॉस्ट निकालो। देखो इतना आसान है कॉस्टिंग। क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट। जैसे हमने 10 बॉटल बेची, तो एक बॉटल की कितनी कॉस्ट थी वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम 10 बॉटल मैन्युफैक्चर की, तो एक की क्या कॉस्ट थी वो निकालने की कोशिश करते हैं पूरी कॉस्टिंग में, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं इस बॉटल की कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट के साथ साथ बढ़ते जाएंगी। एक सर एग्जांपल दे दीजिए, अभी दे देता हूं। जैसे मान लेते हैं बॉटल है हमारी स्टील की, अगर हम 10 की जगह 20 बॉटल बनाते हैं सपोज, तो स्टील बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ जी बढ़ेगा ना। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ साथ बढ़ रहा है। लेकिन जो इस बॉटल को बनाने के लिए मशीनरी है, अगर वो 100 बॉटल्स बना सकती है एक साथ, तो चाहो तुम 10 बॉटल बनाओ, चाहो तुम 20 बॉटल बनाओ, इसका तो रेंट पे करना पड़ेगा, या तो इसकी जो कॉस्ट आई है वो तो पे करनी पड़ेगी। तो ये फिक्स कॉस्ट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसमें तुम आउटपुट अगर बढ़ा भी दोगे या कम भी कर दोगे एक सर्टेन लिमिट तक, तो भी इसकी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में। तो फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, जब तुम नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाते हो तो तुम्हारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है उस रॉ मटेरियल की, तो वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल जो कॉस्ट है उसी को कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज जनरल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं पीरियड कॉस्ट में। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं, बाकी सबको पीरियड कॉस्ट ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? अब समझ में आ गया ना। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है? ये तो गलत लिखा था, सेकेंड हमारा सही था, थर्ड हमारा सही था। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। बहुत आसान है, कुछ नहीं। ठीक है, फिर मेरे को देखता हूँ कि कौन आंसर करता है। इतना आसान है क्या बताऊँ, ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग में। डायरेक्ट कॉस्ट वो, देखो अभी किसी टेक्निक की बात नहीं हो रही है, एक सिंपली बात हो रही है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, किसी टेक्निक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समझ रहे हैं हम कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द यूनिट कॉस्ट, विद द यूनिट कॉस्ट। क्या मतलब है सर इसका? देखो
एग्जाम्पल समझते हैं, बॉटल्स का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। हमने 10 बॉटल्स बनाई थी, ठीक है, हमारी स्टील लगी मान लेते हैं 1000 टन। अरे एग्जाम्पल है, केजी मान लो, बस कहो सर कुछ भी ले रहे हो, टन 1000 केजी ले ली स्टील बस। तो एक बॉटल में हमारा कितना लगा, 100 केजी लगा कि नहीं लगा? ये सर नो लग गया। ये डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है ना, इस 1 केजी को 1 केजी स्टील खरीदने में मान लेते हैं हमारे 50 रुपए लग रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बॉटल के लिए, एक बॉटल बनाने में हमारा 100 केजी लग रहा है, तो 100 केजी में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है? 100 केजी इंटू 50 रुपीज़, इजंट इट? तो हमारी लग रही है, पता नहीं कौन सी बॉटल बना रहा है इतनी महंगी है, बट जो होती है काफ़ी महंगी महंगी बॉटल भी, तो 5000 रुपये की कॉस्ट लग रही है। लग रही नहीं लग रही है? तो दोज कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। कितना आसान था, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल समझते हैं। बॉटल्स बन रही है सेम, मशीन को चलाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं बताओ? लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ठीक है, तभी तो स्मूथ फंक्शनिंग होगी मशीन्स की। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई कि एक बॉटल लगाने में, एक बॉटल बनाने में कितना ऑयल यूज कर रहे हो, बता पाओगे क्या? क्योंकि बॉटल भी यूज हो रही है, उसी मशीन से मान लेते हैं कि कप्स भी बन रहे हैं स्टील के। बता पाओगे कि एक बॉटल, एक यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि वो तो सारे मशीन में लगा दिया एक बार, पता नहीं कितनी सारी मशीन, कितने सारे प्रोडक्ट्स बन गए, कप्स बन गए, बॉटल्स बन गई, बर्तन बन गए, और भी सारे स्टील के। बात समझ रहे हो? तो इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते हो यूनिट प्रोडक्ट के साथ, इसलिए इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो दोज कॉस्ट विच कैन बी एसोसिएटेड विद द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिनको डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं यूनिट कॉस्ट के साथ, तो वो होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट सिंपली, और जिनको नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। रेंट है, ठीक है, रेंट रहने दो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लो प्लांट का, ठीक है। अब इसमें कप भी बन रहे हैं, बॉटल्स भी बन रहे हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीज़ें बन रही हैं, सबको बनाने में यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या इस इलेक्ट्रिसिटी को एक यूनिट प्रोडक्ट में, यूनिट वन बॉटल में बांट सकते हो कि क्या कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की आई इस बॉटल को बनाने में? इम्प्रैक्टिकल है ना यार, फिजिबल ही नहीं है। कहाँ फिजिबल है? मशीन चल रही है, उसमें एक बॉटल में कितना चला है कहाँ पता कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जिनको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसमें लिखा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल तो है एग्जाम्पल, तो ये आंसर नहीं होगा। कंज्यूमेबल्स, नट्स एंड बोल्ट्स भी एग्जाम्पल है, कंज्यूमेबल्स भी है। टिम्बर इन फर्नीचर, अरे फर्नीचर बनाओगे टिम्बर तो फिक्स ही लगेगा, एसोसिएट कर सकते हो ना कि एक पर्टिकुलर तरह का सोफा बना रहे हो, ठीक है, इसमें कितना टिम्बर लग रहा है हमको पता है, तो ये आंसर है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इट इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेन मटेरियल है, ठीक है, इसको एसोसिएट कर सकते हो तुम डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से। तो टिम्बर ये डायरेक्ट कॉस्ट है, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स दी फॉर्मूला ऑफ ओवरहेड्स। चलो भाई, अब हम धीरे धीरे थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अब मेरी बात समझना, मैंने बताया था ना कि कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, यूनिट कॉस्ट निकालना। कैसे निकालते हैं एक बार परफॉर्मा देख लेते हैं, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता। अब आपको डायरेक्ट भी समझ में आ गया भाई, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो जब हम कॉस्ट निकालते हैं ना, तो पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब समझ आ गया आपको। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? वो मटेरियल जिनको डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ। डायरेक्ट लेबर क्या हो गया? वो लेबर्स जिनको एसोसिएट कर सकते हो, जिनको बता सकते हो कि इतने आवर्स लगे इसको एक बॉटल बनाने में, ऑब्वियसली बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिक्स होते हैं, उनको नंबर ऑफ आवर्स दिए जाते हैं कि भाई इतना नंबर ऑफ आवर्स है, इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं,
जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद हमारा आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में क्या आ जाएगा, अरे सैलरीज, जो ऑफिस में बैठे हैं उनकी सैलरीज, ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी भी बोल सकते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर में। लेकिन जो एक्चुअली वर्कर है उसकी सैलरी यहाँ आएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल दे चुका हूँ पहले ही मैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स, कंज्यूमेबल्स, राइट। फिर आते हैं तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इन तीनों को प्लस करके बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। बात समझ में आई, इतना आसान था, बन गई कॉस्टिंग, ठीक है। इतना नहीं है, अभी और है, पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया प्राइम कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना जरूरी है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन से ओवरहेड का फॉर्मूला बताना है। तो डायरेक्ट मटेरियल वाला तो नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद मुझे लगता है सबने सही कर दिया होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना ओवरहेड को क्या मतलब है। ओवर मतलब सारे के सारे इनडायरेक्ट जो हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उन सबको प्लस कर दिया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये पहले ही समझ चुके हो, ठीक है सारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया सबने। तो अगर सही दिया तो 1 नंबर, गलत दिया तो 0। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा कम बता रखा है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, वही ज़रूरी था क्योंकि, ठीक है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। कॉस्ट बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। वेरिफिकेशन थोड़ी करते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब है खाली कॉस्ट को निकालना या कॉस्ट के रिकॉर्ड को लिख देना। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग जैसे अकाउंट्स में होता है ना बुक कीपिंग, वैसे ही है। तो ये तो गलत है, इसमें तो बताने की भी जरूरत नहीं कुछ, है ना। बुक कीपिंग मतलब एकदम सिंपली कॉस्ट को खाली रिकॉर्ड कर लेना बस, ठीक है। कॉस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, देखते हैं ये कौन सही बताता है। कॉस्टिंग इज कंसर्न्ड विद द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही। ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, जॉब्स एंड सर्विसेज, सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, सबने सही किया होगा। कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, गलत है। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है मैं समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे ये गलत क्यों है। ऑडिट का मतलब होता है ना वेरिफिकेशन। जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो किसी स्टैंडर्ड्स के तहत किया होगा। स्टैंडर्ड्स मतलब सर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही कॉस्टिंग करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करोगे, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सही की है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सही की है कि नहीं की है, इसको चेक कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर करेगा। और चेक जब करता है वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग। ऑडिट का मतलब ही होता है वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं है। तो इसमें कहाँ लिखा है वेरिफिकेशन है, तो गलत हो गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो ओनली 2 क्या है हमारा, डी है। देखते हैं ये आंसर है कि नहीं है, कुछ गलत है। अच्छा, और इनकरेक्ट पूछा है, अरे तब भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। हमने करेक्ट टिक लगाया ना, ओके। तो बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट तो हमने अभी बताया ना कि पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, देखो निशान लगा हुआ है क्रॉस का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 1 और 3। सही किया होगा आप लोग ने अगर ये क्वेश्चन सही पढ़ा था तो, ठीक है। ओके, अगले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। डैश मेथड इज यूज्ड in mass production industries manufacturing standardized products in the continuous process of manufacturing। अब यहां पे बात हो रही है कि कौन सा मेथड यूज किया है कॉस्टिंग के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन सारे कॉस्टिंग के मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सारे के सारे मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सारे के सारे मेथड्स के बारे में। पहला है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है और ये कहाँ यूज होता है, ये भी समझ लेते हैं। बड़े आराम से समझना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। देखो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं और अलग अलग तरह के मेथड्स यूज होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होगी, जहां पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाँ कि बताओ कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो जहां पे प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि उसको डिफरेंट प्रोसेस से होके जाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या यूज करोगे, हम यूज करेंगे उसमें
प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं मैं। एडिबल ऑयल्स या केमिकल इंडस्ट्री बोल सकते हो, इसमें प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, तो इसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। और क्या क्या कॉस्टिंग है हमारे पास देखते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग हमने समझ लिया ना। सेकेंड है हमारे पास जॉब कॉस्टिंग। इसको ध्यान से समझना कि जॉब कॉस्टिंग कहां पे यूज करेंगे, किस इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे। बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस इंडस्ट्री में जॉब्स कस्टमाइज हो सकती हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने, समझ में ही नहीं आया। एग्जांपल समझते हैं। मान लो इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। किसका काम है? इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। तो हर बंदे को, हर हाउस ओनर को अपने अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेशन कराना होता है ना। तो ये एक क्या है, ये कस्टमाइज जॉब है जो मिल रखी है किसको, कंपनी को, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको। तो इसमें वो कौन सी कॉस्टिंग यूज करेगा, वो जॉब कॉस्टिंग यूज करेगा, क्योंकि जो नेचर है काम करने का वो कैसा है, वो कस्टमाइज्ड है। तो इंटीरियर डेकोरेशन एग्जांपल दे दिया, इसमें क्या है, जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। बस समझ आ गई, बहुत आसान है। कुछ था इसमें, हमको पता करना है कि इंडस्ट्री कैसी है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग को अगर हम बड़ा कर दें, बहुत ही बड़ा जॉब ले लें, बहुत बड़ी जॉब ले लें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कैसे? मान लो हम इंजीनियर्स हैं, भैया पढ़ाई करनी तो कुछ भी मान सकते हो अपने आप को। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर्स भी होंगे पढ़ने वाले बच्चों में से। सिविल इंजीनियर्स, डैम्स बनाना है हमें। क्या बनाना है? डैम्स। क्या सारे डैम्स इसी से होते हैं? क्या नहीं होते ना, वो रिक्वायरमेंट होती है, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लोड होगा डैम का। ठीक है, तो ये कस्टमाइज जॉब तो है, बट ये बहुत बड़ी जॉब है। ये एक साल में नहीं हो पाएगा, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो कॉस्टिंग यूज होती है वो यूज होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अरे वाह सर, मजा आ गया। असल में जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अंतर। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग बहुत कठिन नहीं है। बैच कॉस्टिंग जहां पे हम बैचेस में प्रोड्यूस करते हैं चीजें, जहां हम बैचेस में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं पेन और इरेजर। तो हम पेन ले लेते हैं। पेन दो तरह के बना रहे हैं हम। एक बना रहे हैं हम इंक पेन, एक बना रहे हैं हम बॉल पेन। चलो बॉल पेन में मान लो, बॉल पेन में हम बना रहे हैं रेड बॉल पेन, वरना कहोगे सर इंक पेन तो अब यूज ही नहीं करते, ये कहोगे। और एक कर रहे हैं क्या बोलते हैं, ब्लैक पेन, बॉल पेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉल पेन है रेड वाले, उनके बैचेस साथ में हम प्रोसेस कर देंगे, उनको बना देंगे, पूरे बैचेस में प्रोड्यूस होगा। बैच भी एक तरह का जॉब ही है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट एक साथ बहुत ज़्यादा हैं। एक तरह का कस्टमाइज हमको मिला कि भाई हमको बॉल पेन का ऑर्डर आया है रेड पेन का, तो एक साथ हमने बैचेस में डाल दिया, तो ये बन रहे हैं। फिर हमको ब्लैक का आया तो हमने ब्लैक, तो बैचेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल टायर्स का भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है टायर्स के, और हमें BMW से ऑफर आया या फिर मर्सिडीज से आया कि हमें दो, मतलब BMW से ही आया मान लो सिर्फ, कि हमें डिफरेंट कार साइजेस के डिफरेंट टायर साइज के ऑर्डर्स हमको मिले, तो हम एक साइज कम होगा, एक साइज बड़ा होगा, जो SUVs होंगी उनके साइज बड़े होंगे टायर के। तो एक कस्टमाइज जॉब तो है, बट यहाँ बैचेस में प्रोड्यूस करेंगे। एक टायर थोड़ी प्रोड्यूस करोगे, क्या करोगे, बैचेस में प्रोड्यूस करोगे ना, तो इसीलिए ये बैच कॉस्टिंग है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कौन आंसर सही करता है। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज़ें। एक और मेथड होता है आउटपुट कॉस्टिंग, इसे बोलते हैं सिंगल। ये सबसे आसान है, इसमें मास प्रोडक्शन होता है बेसिकली, और सिंगल तरह का। जैसे ये पेन बनाना है, ये टैब है, मतलब टैब में लिखने के लिए पेन है, तो इसको प्रोड्यूस करना है तो कर दो एक साथ ही। ठीक है, तो बहुत सारे यही वाले पेन सेम तरह के बहुत सारे प्रोड्यूस करने हैं। तो ईट है, ब्रिक्स बनानी है, तो आउटपुट कॉस्टिंग में आएगा। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग में एक तरह के ब्रिक बहुत सारे बनाने हैं, ईजी इनफ। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। दैट मेथड इज यूज इन मास प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रीज पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन कंटिन्यूस प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, प्रोसेसेस, इसलिए आंसर हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग, वरना इसका आंसर यूनिट कॉस्टिंग भी हो सकता था। यहाँ प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी ओनली कंसिडर दीज वेरिएबल कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब बताना है हमें
कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट मेथड्स के अलावा एक और चीज होती है कॉस्टिंग में, बोलो क्या? टेक्निक्स। टेक्निक्स, और मैं दोनों का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मेथड्स नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती हैं, बात समझना, रटना कुछ नहीं है। मेथड्स डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमने पहले पढ़ी है भी। लेकिन टेक्निक्स नेचर ऑफ इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती है। टेक्निक्स जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, ठीक है, ऐसे और भी कॉस्टिंग होती है। तो टेक्निक्स नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, हमने याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था पिछले स्लाइड्स में, कुछ याद आया? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, ये सब क्या है? टेक्निक्स हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज कर सकता है, मार्जिनल कॉस्टिंग भी यूज कर सकता है। बात समझा रही? तो जो चीजें इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करेंगी, जो नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेंगी, उसको बोलते हैं मेथड्स, अदरवाइज वो होती है टेक्निक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इनकरेक्ट है? इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी ओनली कंसिडर दीज वेरिएबल कॉस्ट, ओनली कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो ये पहला तो गलत है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, इज अ टेक्निक वेयर द फर्म कंपेयर्स द कॉस्ट दैट वर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर द सेम। ये गलत है, क्योंकि ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नीचे लिख दिया है, मार्जिनल कॉस्टिंग का ऊपर, मतलब कि दोनों गलत हो गए। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करेंगे हम, मैं बताता हूँ। हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई इतना होना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट, और फिर हम इतना होना चाहिए कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि इससे ज़्यादा था कि इससे कम था, और अगर ज़्यादा होगा तो कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट के नीचे करने की कोशिश करेंगे, अगर कम होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि जो एक्चुअली में इनकर हुआ है और जो हमने बनाया था। तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो आंसर दिख रहा है हमें, ये बहुत ए एंड बी, तो आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, तो बजटरी कंट्रोल का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। बजटरी कंट्रोल भी बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा ही होता है, बट ये पूरा ओवरऑल सबके परफॉर्मेंस को लेता है, सिर्फ कॉस्ट के परफॉर्मेंस को नहीं लेता। बजटिंग कंट्रोल मतलब हमने बजट क्रिएट किया सबका मतलब सर कॉस्ट का भी, रेवेन्यू का भी, प्रॉफिट का भी, और देखा सारे लोग बजट के अंडर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये होता है बजटरी कंट्रोल, वाइडर टर्म है, बजटरी कंट्रोल वाइडर टर्म है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। So our 10th question is, which of the following statements is or are correct? ठीक है, तो first question says that total variable cost is a cost which remain constant and do not increase or decrease when volume of production changes. ये गलत लिखा हुआ है, this is incorrect. Why? Because हमने एग्जाम्पल भी देखा था बॉटल का, कि अगर बॉटल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन सेज direct costs are those costs which can be easily and conveniently identified, or we can say associated with a unit of product. This is absolutely correct. We have discussed this thing, right? Indirect cost cannot be identified with a unit of product. This is also correct. So ये तो आप सब लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा. इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट. अब आते हैं अपने हम 11th क्वेश्चन पे, which says that which of the following techniques of inventory control is an analytical method of stock control which aims at concentrating efforts on those items where attention is needed most. डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अंडरलाइन कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसलिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ये क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल से, ठीक है. इन्वेंट्री कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि हमारा ABC एनालिसिस भी है, परपेचुअल इन्वेंट्री है, EOQ है और जस्ट इन टाइम है. तो एक बार इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा. इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों है, क्यों पढ़ते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल? क्योंकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है. तो एक एक करके हम देखते हैं कि टेक्निक में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है. अभी आंसर नहीं देखना है. पहली टेक्निक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ABC टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. इस ABC एनालिसिस में क्या होता है ना, एक अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, और इसमें क्या करते हैं, दोनों चीज़ें पढ़ते हैं एक साथ.
एबीसी एनालिसिस कहता है कि जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री की, जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री की, उसका जो 70% है, उसका जो 70% है उसकी कैटेगरी ए मान लो, अप्रॉक्सीमेटली जो 70% है, जिस चीज में, जिस कंपोनेंट में, जिस पार्ट में 70% कॉस्ट अकर हो जा रही है टोटल कॉस्ट के, उसको कैटेगरी ए में ले लेते हैं. वी कंसिडर इट इन द कैटेगरी ऑफ ए. देन द 25% ऑफ टोटल वैल्यू we consider it in the category B, and similarly approximately 5 to 10% of the total value or the total cost shall be included in the category C. ठीक है, लेकिन assumption ये है, ये बोलता है ABC, assumption ये लेता है कि जो 70% हमारा है ना, जिसको हमने A कैटेगरी में रखा है, उसकी जो क्वांटिटी होगी, उस कंपोनेंट की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी. जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट लेते हैं, तो बॉटल का अगर लेते हैं, तो उसमें स्टील की जो कॉस्ट होगी, इस कॉस्ट ऑफ बॉटल में स्टील की कॉस्ट का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा, बट इसकी क्वांटिटी कम होगी, ऐसा ये अज्यूम करता है. तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10% होगी, तो इसको कैटेगरी ए में नाप लेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, ये अज्यूम करता है एबीसी टेक्निक. ठीक है, तो अजम्पशन बेस्ड है, कोई इसका लॉजिकल कोई इन लोगों ने कंक्लूजन नहीं दिया है, एक टेक्निक बना दी गई कि ऐसा हो सकता है. और जैसे नट एंड बोल्ट्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन नट एंड बोल्ट्स का बहुत कम होता है कि नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो सस्ते आते हैं, बट वो इतने ज़्यादा होते हैं, नट बोल्ट हर जगह लगते हैं, तो वो क्या होंगे, वो टोटल क्वांटिटी के हायर परसेंटेज में होंगे. ऐसे इसमें तो वो कैटेगरी सी में रहेंगे. देखो जो कॉस्ट था, वैल्यू थी, उसका कम परसेंटेज है, बट क्वांटिटी में वो ज़्यादा परसेंटेज है, ये अज्यूम करता है एबीसी टेक्निक. और ये टेक्निक बोलता है कि जो कैटेगरी ए है उसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो. वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वैल्यू. ठीक है, और बी कैटेगरी में मॉडरेट कंट्रोल रखो, एंड यू हैव टू इंक्लूड वट एवर कंपोनेंट यू हैव इंक्लूडेड इन द सी कैटेगरी, यू शुड अप्लाई लूज कंट्रोल ओवर देयर. ठीक है, बात समझ में आ गई, एबीसी कंट्रोल को अच्छे से क्लियर हो गया. अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं कि क्या है. बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है. इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी. हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे कि कर लिया बस, पढ़ेंगे पूरी डिटेल, ताकि जो और भी क्वेश्चन है उसको भी कर सके हम. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर साइज होता है. ऑर्डर साइज मतलब क्या, देखो ध्यान समझना. हमारे पास कुछ इन्वेंट्री रखी है, रॉ मटेरियल रखी हुई है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. ठीक है, हमने प्रोडक्ट बनाते चले गए, अब ये रॉ मटेरियल कम हो गया. बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हमारे पास पहले वेयर हाउस में इतना था रॉ मटेरियल, अब हमने इसको यूज़ कर लिया बनाने में प्रोडक्ट्स को, हमारे पास इतनी रॉ मटेरियल बचा. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताता है कि जब हम दोबारा ऑर्डर करेंगे ना, क्या करेंगे, दोबारा जब अपनी रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर करेंगे तो उसका साइज क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर करेंगे अपने रॉ मटेरियल्स को. जैसे कि हमने 100 क्वांटिटी मंगानी चाहिए, कि 200 मंगानी चाहिए, कि 1000 क्वांटिटी मंगानी चाहिए रॉ मटेरियल, ये डिसाइड करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये वो क्वांटिटी का साइज है जिससे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी, मिनिमाइज. मतलब कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारी क्या मैं लिख देता हूँ, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट. अरे सर ये सब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर करते हैं तो हम कोटेशंस मंगाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है. ठीक है, क्योंकि हमने कोटेशन मंगाई ना कि कितना कितना का दे रहे हो सामान, तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ गया, उनके रजिस्टर की रेट की है. कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है उस रॉ मटेरियल को अपने वहाँ होल्ड करने की कॉस्ट, जो वेयर हाउस का हम रेंट दे रहे होंगे, क्योंकि इसके आते ही ये तुरंत थोड़ी बिकने वाला है, ये तुरंत थोड़ी मैन्युफैक्चर हो जाएगा एक दिन में. बाकी रॉ मटेरियल यूज हो रहे तब तक इसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा ना, तो इसको जो रखने की कॉस्ट है वेयर हाउस में, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो साइज बताता है जब हमारा इन दोनों की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम हो, वो साइज बताएगा. क्यों, मैं बताता हूँ. देखो अगर हम अपना लॉट साइज, जो ऑर्डरिंग का साइज है, अगर उसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, नो डाउट. क्यों, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं हमें 1000 यूनिट्स मंगानी है रॉ मटेरियल की, और मान लेते हैं हम 100 यूनिट का एक लॉट ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ हम 50 यूनिट की बनाएं तो हमें कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा.
तो ऑब्वियसली बात है 10 ऑर्डर में हमें कम कॉस्ट लगेगी, 20 ऑर्डर कॉस्ट करने में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी जितनी बार ऑर्डर करेंगे। तो अगर हम लॉट साइज को बढ़ाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि 20 में ज़्यादा होगी, 10 में कम होगी। बट इससे एक डिसएडवांटेज भी है, हमने अगर साइज बढ़ा दिया तो जो कैरिंग कॉस्ट है, हमें 100 यूनिट रखनी भी तो पड़ेगी वेयर हाउस में, तो ज़्यादा टाइम तक रखनी पड़ेंगी ना, ज़्यादा यूनिट्स होंगी तो हमारा रेंट बढ़ जाएगा, मतलब हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो देख रहे हो दोनों रिवर्स कैसे हैं, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है जैसे हमारे केस में, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है। समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें वो साइज चूज करना होता है जब हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, निकालते कैसे वो पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, समझ में आया कि ये ऑर्डर साइज है। ठीक है, परपेचुअल एंट्री नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ये वो तरीका है जब हम कंटिन्यूस बेसिस में इन्वेंट्री को ट्रैक करते रहते हैं, बस इतना ही है ये। ठीक है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है एक। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जैसे ही इन्वेंट्री खत्म हुई तुरंत मंगा लो, इसमें पहले से कुछ इस तरह से काम नहीं करना पड़ता है कि पहले से कुछ इन्वेंट्री बची हुई है तो भी हम ऑर्डर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट इन टाइम मतलब जैसी ज़रूरत है, ऑर्डर आया तुरंत इन्वेंट्री मंगा लो। ठीक है, ये एक मेथड है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है EOQ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम समझने जा रहे हैं और डिटेल में अब आगे स्लाइड्स में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो बढ़ रही है। ठीक है, किसके साथ, जब हम यूनिट्स पर ऑर्डर जब हमारे बढ़ेंगे। ठीक है, इस ग्राफ पे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान नहीं देना, जो मैंने बताया वो ध्यान दे देना, बस इतना बहुत है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको निकालते कैसे हैं। जब हमारा लॉट साइज बढ़ रहा है, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जा रही है और हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो हम वो जो ऑप्टिमल साइज है वो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका 2A ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, ज़्यादा सुटेबल ये रहेगा क्योंकि इससे समझ में आता है, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब OC मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, बात क्लियर है? अब ये A क्या है, ये है एनुअल डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल, या फिर बोल सकते हो एनुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल, या फिर एनुअल डिमांड भी बोल सकते हो। ठीक है, जो हमको चाहिए वो है ये, और ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये है कैरिंग कॉस्ट। इजी इनफ। और कैरिंग कॉस्ट क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को अपने वहां होल्ड करने के लिए एक साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो है ये। और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक लॉट का होता है, वो तो है ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझेंगे, इसको एक बार करेंगे तो समझ में आएगा। एक और चीज, कभी कभी कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट रुपीज में नहीं दी होगी, जैसे मैंने कहा ना, कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अगर नहीं दी होगी, मान लेते हैं कि 4 रुपए दे रखी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, बट अगर ये नहीं दी होगी, परसेंटेज फॉर्म में दी होगी, तो क्या करोगे, मान लो कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 10%, तो कुछ नहीं करना है, 10% ऑफ परचेज प्राइस निकालना होता है। अगर 10% दे रखा है तो परचेज प्राइस भी दिया होगा। ठीक है, जिसमें हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो प्राइस भी दिया होगा, 10% उसी का निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपना, देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम, जो कि एनालिटिकल मेथड है स्टॉक कंट्रोल का, विच कंसंट्रेट एफर्ट्स ऑन दोज आइटम्स, ओनली फ्यू आइटम्स वेयर अटेंशन इज नीडेड मोस्ट। किसका है बताओ, जस्ट इन टाइम का है, कोई मतलब ही नहीं, जस्ट इन टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं। ABC एनालिसिस में था 70% वाले को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना था, याद है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ABC। ऐसे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एनालाइज करोगे ना किसमें है किसमें नहीं है, तो इसमें एलिमिनेशन भी लगाना पड़ता है, तभी शॉर्टी आएगी। तो ABC एनालिसिस सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद सही है तो 1 नंबर दे देना अपने आप को। ठीक है, सो द 12th क्वेश्चन वी हैव इज डिमांड फॉर प्रोडक्ट, let me activate the pen, demand for the product wide at company pitch is 500 units per month। तो 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिमांड जो है पर मंथ गिवन है और पिच इनकर करता है फिक्स ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिसीविंग कॉस्ट ऑफ 8000 ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस। तो दैट मीन्स यू हैव बीन गिवन दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, है कि नहीं? जब हमने प्लेसमेंट ऑर्डर किया उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है ना, इन सबको मिला के बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो दैट इज योर 8000। तो EOQ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। डिमांड भी हमें दे रखी है
इसे हम एनुअल डिमांड बोलते हैं, 500 यूनिट्स पर मंथ। तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 5 60, तो हमारा आ जाएगा पर ईयर की डिमांड। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ए दिया है, ओ दिया है। अगला क्या दे रखा है हमें, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाइड कॉस्ट रुपीज 1000, तो परचेज प्राइस हमें दे रखी है 1000 रुपीज, और होल्डिंग कॉस्ट हमें दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो 25% ऑफ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 25% ऑफ व्हाट शुड वी टेक, परचेज प्राइस, राइट, और 25% इज 1/4, दैट इज योर 250। तो होल्डिंग कॉस्ट आ गई 250। मेरे साथ साथ करते रहना है रजिस्टर में और पेन निकाल के। ठीक है, इवेल्युएट ईओक्यू पूछा है इसमें, ईओक्यू क्या आएगा। ठीक है, तो ईओक्यू का फॉर्मूला बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, 2AO डिवाइड बाय C, दैट इज योर 2, योर एनुअल डिमांड इज 6000 यूनिट्स, राइट, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 8000, राइट, divided by you have carrying cost, or we can say holding cost is 250. So when you are going to solve it, it will come approximately 620 will come out, right? So ये solve कर लेना आप लोग, तो लगभग 620 आएगा इसमें यूनिट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 5 से नहीं भी करोगे तो स्क्वायर रूट ले लेना डायरेक्ट, और अंदर डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर लेना, 1/5 बाहर आ जाएगा और अंदर डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, 6 8 48, तो जीरो स्क्वायर रूट करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना है, कैलकुलेशन नहीं सिखानी है, ये कर लेना अपने आप। तो 620 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 620, एज यू कैन सी। ये भी दे रखा है, बट हमने ये बता रखा है अच्छे से, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल फॉर ए बेस्ड कंपनी ऑन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसको पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेते हैं, फिर आंसर चेक करेंगे। अभी आंसर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले समझते हैं ये सब चीज़ें होती क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ समझनी है इसमें। हमारे पास वेयर हाउस है, बड़ा आराम से समझना है, फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, ये सारे फॉर्मूले मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे इसको कॉम्प्रीहेंड करना है, ताकि ये लंबे टाइम तक याद रहें आप लोगों को। ये हमारे पास वेयर हाउस है। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी कुछ है, मान लेते हैं ये लेवल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब कुछ रॉ मटेरियल यूज होते जा रहे हैं डेली बेसिस में प्रोडक्शन में, इजंट इट। तो क्वेश्चन इज कि कंपनी, दिस इज योर वेयर हाउस, हाँ, कंपनी किस लेवल पे रीऑर्डर करे अपने रॉ मटेरियल्स को। रीऑर्डर लेवल मतलब किस लेवल पे, इस लेवल पे जब इतने मटेरियल्स बचे हैं, कि इस लेवल पे जब इतने मटेरियल्स बचे हैं, या इस लेवल पे जब इतने मटेरियल्स बचे हैं। कब कंपनी रीऑर्डर करे अपने रॉ मटेरियल्स को, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुक जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल को आने में भी तो कुछ टाइम लगेंगे ना, तो उसकी इसलिए कुछ रॉ मटेरियल्स बचे रखने पड़ेंगे यहाँ। जैसे ही रॉ मटेरियल सारे खत्म हुए तब नहीं मंगा सकते हम, वरना हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल मतलब वही वो लेवल जिस लेवल पे हमें परचेज ऑर्डर देना है मटेरियल्स के लिए। ठीक है जी, इसको निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन तो है कि इसको निकालेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। बड़े लॉजिकल तरीके से समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास मटेरियल कितने कंज्यूम हो रहे हैं पर डे बेसिस में, उस पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं 100 मटेरियल मैक्सिमम कंज्यूम हो रहे हैं पर डे। ठीक है, 100 मटेरियल मैक्सिमम कंज्यूम हो रहे हैं पर डे, यूनिट 100 यूनिट। और जो मटेरियल लाने में टाइम लगता है, जो मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं जो आने में टाइम लगता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेज लगते हैं 10 डेज और मिनिमम लगते हैं 5 डेज। और जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो 10 to 100 यूनिट्स हो रहा है, मतलब मिनिमम जो हर दिन कंज्यूम हो रहा है वो 10 यूनिट्स हो रहा है, मैक्सिमम 100 यूनिट जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने सब कुछ खत्म होने के बाद, मान लो मैंने सारे मटेरियल खत्म होने के बाद ऑर्डर किया। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने सब कुछ मटेरियल खत्म होने के बाद रीऑर्डर लेवल मैंने 0 कर दिया, कि जब मेरे मटेरियल 0 हो गए तब मैंने ऑर्डर किया, तो क्या होगा? मान लो जब मैंने खत्म हो गए, जब मटेरियल खत्म हो गया और फिर ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आने में मान लो 10 दिन लगेगा। ठीक है, और उन 10 दिनों में हर दिन जो डिमांड थी हमारे रॉ मटेरियल की वो 100 यूनिट हो गई मान लो। तो इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है कि हमने 1000 यूनिट का लॉस बेयर किया है। हमें डिमांड थी 1000 यूनिट नहीं, 1000 रुपये का, 1000 यूनिट्स, हाँ, क्योंकि 10 दिन लग रहे हैं ना, हर दिन 100 यूनिट की हमें डिमांड जनरेट हो रही है 10 दिन के लिए। तो 1000 यूनिट
हमारे पास कम पड़ रहे हैं इन 10 दिनों के लिए, जिन दिनों में हमें सामान मिलने वाला है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जो रीऑर्डर लेवल है वो क्या होना चाहिए था, 1000 यूनिट। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 1000 यूनिट ऑलरेडी होते, तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होता, हम इस डिमांड को मीट कर लेते। 10 दिनों के बाद ऑर्डर भी आ जाता और इस 10 दिनों तक हमारे सप्लाई मतलब प्रोडक्शन में भी इन्वेंट्री जाती रहती। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? इसीलिए फॉर्मूला में क्या बोला गया है, मैक्सिमम कंजम्पशन। देखो फॉर्मूला बना दिया ना मैंने लॉजिकली। याद है कब तक करोगे, कितने फॉर्मूले याद कर लोगे? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इसे बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड, जितना टाइम लग रहा है डिलीवरी टाइम है। बात समझ में आई? इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जब भी क्वेश्चन आएगा इस वेयर हाउस की इमेज को विजुलाइज करोगे तो फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, अब आता है मैक्सिमम लेवल। अच्छा, ये मैक्सिमम लेवल क्या होता है पहले समझना है, फिर फॉर्मूला देखेंगे। मैक्सिमम लेवल मतलब एक टाइम पे कितनी इन्वेंट्री मैक्सिमम जाएगी, एक टाइम पे कितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री जा सकती है, उसे बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। तो ये भी बड़ा आसान है। देखो हमने रीऑर्डर लेवल पे कुछ रखा था ना अपने पास, कुछ इन्वेंट्री रखी थी, उसी को तो रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। तो हम रीऑर्डर लेवल रखेंगे अपने पास। ठीक है, मैक्सिमम लेवल कितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री जाएगी हमारी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। हम रीऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हैं, मान लो हमने रीऑर्डर क्वांटिटी किया और आज ही हो गया, मान लो ये 0 to 5 डेज में था डिलीवरी टाइम और आज ही डिलीवर हो गया हमको सारे रॉ मटेरियल। तो रीऑर्डर लेवल भी बचा रखा था हमने, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास तुरंत आज। बोलो आ गई ना, तो ये बढ़ नहीं जाएगा, लेवल तो बढ़ जाएगा ना, इसीलिए बोला है। वैसे 0 होता नहीं है, 5 मान लो। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, ये दोनों तो प्लस हो गए। लेकिन मान लो अगर 5 दिन लग रहे हैं आने में, 5 दिन लग रहे हैं उस रॉ मटेरियल को आने में, तो इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल डिक्रीज होगा ना। और हमें मैक्सिमम लिमिट निकालनी है कि कौन सी कहाँ तक स्टॉक लेवल बचा रहेगा हमारा। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम, जब हम मिनिमम वाले को माइनस कर देंगे इससे, कि हमारा मिनिमम कंजम्पशन हुआ है। मान लो कि इन 5 दिनों में या इन 10 दिनों में मिनिमम कंजम्पशन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो मिनिमम कंजम्पशन कितना था, 5 था। ठीक है, और मिनिमम जो हमारा टाइम था, जो मिनिमम कंजम्पशन था हमारा टाइम का वो 5 था, और जो मिनिमम कंजम्पशन था 10 यूनिट था। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 यूनिट्स आ जाएगा, जो कि हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो एक बार प्यार से थोड़ा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। मैं फिर समझाऊंगा इसको बाद में, लेकिन इसको समझना बहुत लॉजिकल है, कुछ नहीं है। रीऑर्डर लेवल, हमने रीऑर्डर लेवल के बाद रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड कर दिया, और उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे जितनी यूनिट्स गई हैं, मिनिमम से मिनिमम यूनिट जितनी गई हैं उसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मैक्सिमम लेवल आ जाएगा, जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में रह सकता है। इससे ऊपर लेवल कभी इन्वेंट्री का होगा ही नहीं, क्योंकि हमने मिनिमम कंजम्पशन माइनस किया है। बात समझ में आ रही, इसलिए ये फॉर्मूला बना। तो मैक्सिमम का आंसर हो गया। अब मिनिमम लेवल तो बहुत आसान है, फिर से वही रीऑर्डर लेवल करना है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे क्या, नॉर्मल कंजम्पशन माइनस नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल क्या मतलब, एवरेज। नॉर्मल का मतलब एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे पीरियड मान लो 5 to 10 डेज है, तो एवरेज निकलेगा 7.5 डेज। कैसे निकाला, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 to 100 था तुम्हारा यूनिट्स कंजम्पशन का, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 110/2 दैट इज 55। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल का, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत लॉजिकल है। जो मिनिमम लेवल आया, जो मैक्सिमम लेवल आया, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, एवरेज स्टॉक लेवल से काम चल जाएगा। ठीक है, हमें रीऑर्डर लेवल निकालना था प्रीवियस क्वेश्चन में, है कि नहीं, निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें रीऑर्डर लेवल निकालना था, याद है। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम समझ चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का, बहुत आसान है। किस लेवल में हमको ऑर्डर करना है, तो जितना हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन है अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम टाइम पीरियड से, तो हमारा आ जाएगा ये रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है हमारा, मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारा जो यूसेज है 75 यूनिट्स पर वीक है, तो 75 कर दो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना ले रहा है, डिलीवरी पीरियड है आपका 4 to 6 वीक्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 450। सो ऑप्शन नंबर सी इज दी
करेक्ट आंसर। इजी, जब फॉर्मूला समझ लिया और समझ के याद कर लिया तो क्वेश्चन में बचा ही गया, फिर तो हो गया ना। ठीक है, 450 आ गया। अगला क्वेश्चन है, कॉपी पेन निकालना। अब ये करना है खुद से क्योंकि मैंने फॉर्मूले समझा दिए। अब मिनिमम लेवल निकालना है, ठीक है। मिनिमम लेवल फॉर ए निकालना है क्वेश्चन ए में, ठीक है। जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे? देखो, रीऑर्डर लेवल तो प्लस होने वाला है, हमको पता है कि रीऑर्डर लेवल तो प्लस होने वाला। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? मिनिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल तो प्लस होना ही होने वाला है, ये तो प्लस करना ही करना है, और चाहे मैक्सिमम लेवल हो चाहे मिनिमम लेवल हो, ये करना ही करना है। समझने वाला इसके बाद है। रीऑर्डर लेवल तो हमें करना ही करना है। अब मिनिमम लेवल में हम क्या करेंगे? नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल टाइम पीरियड को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या क्या लिखा है? नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल टाइम पीरियड को, ठीक है भाई। रीऑर्डर लेवल हमारा क्या है एक बार देखते हैं। हमने लास्ट केस में निकाला था 450, इसमें दिया नहीं है लेकिन हमने निकाला था, क्वेश्चन तो सेम है, तो हम 450 कर लेते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल कंजम्पशन क्या है हमारा? नॉर्मल यूसेज देखो लिखा हुआ 50, नहीं भी दिया होता तो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज होता है, तो 50। अब नॉर्मल टाइम पीरियड क्या है? डिलीवरी टाइम 4 to 6 वीक है, एवरेज निकालोगे 5 वीक्स, तो आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आने एग्जाम में, तो आंसर आ जाएगा 200 यूनिट्स। कैलकुलेशन पार्ट ये रही, कैलकुलेशन बताने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है। ये कर लेना अपने 15 into 5 तो कर लोगे 250, तो माइनस करोगे 200 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम लेवल का, सेम क्वेश्चन। चलो, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? रीऑर्डर लेवल तो रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम लेवल में, क्योंकि उसके बाद ही हम उतना तक पहुंच जा रहे हैं, तो हम ऑर्डर कर दे रहे हैं। और हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी सर क्या होती है? वही जो साइज है, ऑर्डर साइज है, वो होती है रीऑर्डर क्वांटिटी। जिस साइज में हम मंगा रहे हैं, EOQ पढ़ा था ना, वही रीऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी, लेकिन इसमें से कुछ माइनस भी होगा। क्या माइनस होगा? मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन भी होगा अगर, तो वो हम माइनस कर देंगे, और मिनिमम टाइम पीरियड के लिए भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल हमारा जो है, हमने निकाला था 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमें दे रखी है, हाँ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वरना 300 यूनिट्स, ठीक है। माइनस मिनिमम कंजम्पशन जो है हमारा कितना है? मिनिमम कंजम्पशन हमारा है 25 यूनिट्स, और मिनिमम टाइम पीरियड हमारा कितना है? 4 वीक्स। क्वेश्चन सॉल्व। कुछ था क्वेश्चन में? 750 माइनस 100, 650 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, ठीक है, मेरे साथ किया, नहीं किया दोबारा करना, फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है, एवरेज स्टॉक निकालना है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। मिनिमम लेवल जो निकाला था, मैक्सिमम लेवल जो निकाला था, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम लेवल क्या निकाला था? 200, मैक्सिमम लेवल क्या निकाला? 620, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, 425 इज द आंसर। अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन में, which of the following methods smooths out the effect of fluctuation? देखो, लेमन लैंग्वेज की समझना। when material price fluctuate, जब material price बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसको स्मूथ कौन कर देगा? बराबर कौन कर देगा? कौन सा मेथड करेगा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी पड़ती है ना। 3 मेथड होते हैं मेजरली, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। स्टैंडर्ड प्राइस तो यूज होता नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस में एक फिक्स प्राइस कर देते हैं, बट ये यूज होता नहीं है, ठीक है, ये यूज नहीं करते हैं। वेटेड, लीफो और फीफो। लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम ये कंसीडर करते हैं लीफो वाले में कि जो लास्ट में यूनिट आई है जितने रुपए में, उसी को हम बेच रहे हैं पहले, नाम से पता चल रहा है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या है? जो पहले यूनिट आई जितने रुपए में, उतने में ही बेच दे रहे हैं, जो पहले आई उसी को बेच रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज क्या है? सबकी एवरेज प्राइस लेते हैं। क्या लेते हैं? सबकी एवरेज प्राइस कंसीडर करते हैं, चाहे लास्ट में आया चाहे पहले आया, सबकी एवरेज प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा? वेटेड एवरेज मेथड। बस मेरी इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो वेटेड एवरेज मेथड यूजफुल कब होता है? जब बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही होती है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, शुरू की 2 यूनिट खरीदी हमने 100 रुपये की, अगली हमने 2 यूनिट्स खरीदी 200 रुपये में, ठीक है। एवरेज प्राइस क्या लोगे मुझे बताओ? ये पर यूनिट प्राइस है, ये भी पर यूनिट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट का प्राइस 100 × 2 कितना हो गया? 200 रुपीज़।
यहाँ पे 2 यूनिट का प्राइस कितना हो गया 400 रुपीज़ डिवाइड बाई 4, तो 600 बाई 4 कर दोगे तो एवरेज प्राइस आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। 4 1 से 4 420 150, तो एवरेज प्राइस कितना आ गया 150 आ गया। ये तो स्मूथ कर दिया, तो आंसर क्या है वेटेड एवरेज मेथड इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बहुत आसान, सबसे आसान कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो पहले मतलब समझना स्टॉक टर्नओवर का, ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल आया हमारे पास, अभी हम इन्वेंट्री की बात करेंगे, रॉ मटेरियल्स की। ये रॉ मटेरियल जो हमारे पास है ऑन एन एवरेज, ये साल में कितने बार फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। फिर समझना, फिर बोलता हूं मैं, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, जो हमारा मटेरियल है ऑन एन एवरेज वो कितने बार फिनिश्ड गुड में टर्न हो जा रहा है। देखा ना, स्टॉक टर्नओवर, तो रिलेट कनेक्शन कहां से करना है, इस नाम से, इस नेम से। स्टॉक को टर्न कर रहे हो, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में टर्न कर रहे हो, तो साल में कितनी बार कर ले रहे हो, ये है इसका मतलब। बस नहीं, और करते कैसे हैं, बहुत आसान है। अब साल में कितनी बार हो रहा है, तो पहले हमें साल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना, कि साल में कितनी मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड। आसान है। आप कहोगे कि सर ये कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, तो बहुत आसान है। क्या करना है इसमें, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ध्यान सुनना ये बात, कितना मटेरियल कंज्यूम किया है साल भर में, तो जो हमारा उतर के आया है ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल से उतर के आया है वो लोगे, जो इस साल की परचेजिंग की है हमने वो भी लेंगे, और जितना बच गया है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जो बच गया है वो इस साल यूज़ नहीं हुआ ना, तो उसको माइनस कर देंगे। आसान है कि नहीं है, कुछ था इसमें, लॉजिकल है भाई। हमने कितना मटेरियल यूज़ किया, जितना पहले से उतर के आया है वो यूज़ करेंगे, जितना इस बार खरीदा वो यूज़ करेंगे, और जो बच गया उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो यूज़ हुआ नहीं, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल देंगे। अब आप पूछ सकते हो सर डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग द पीरियड कैसे निकालें हम, पूछ सकते हो ना, ये तो और आसान है। नाम क्या लिखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। एवरेज स्टॉक में क्या करते हैं भाई, जो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कुछ नहीं है। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालो। कैसे निकालोगे, चलो मेरे साथ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डन। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। क्या है क्वेश्चन, कुछ है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ए के लिए निकालना है ना, तो ए के लिए कर दो 25,000। परचेज कितना किया है ए के लिए 1,25,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है ए के लिए 15,000, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 25,000 प्लस 1,25,000 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,50,000 डिवाइडेड 2 दैट इज 75,000। हो गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, अगर समझ में आ गए क्वेश्चन तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला बन गया एक बार समझ के, तो क्वेश्चन में बचा क्या, न्यूमेरिकल बचा फिर तो, ठीक है, कैलकुलेशन ही बची। ये देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो भी था ये कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, कैलकुलेशन में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ उतना, ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से। ये मैंने 125 ऐड कर दिया है, 125 परचेजेस था, 25 प्लस 15 होगा ना, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 20,000, ठीक है। कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस है मेरा, तो ध्यान रखना, ये मत करना सर आपने कर दिया सही, लो कहते तो अभी नहीं कह पाओगे, 20,000 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर 6.75, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भाई होमवर्क का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम तरीके से करना है, बस स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है बी का में, ठीक है। फॉर्मूला सेम लगेगा, जहां ओपनिंग स्टॉक हम ए का ले रहे थे अब बी का लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बी का लेंगे, परचेजेस बी का लेंगे, और निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर व्हाट, फॉर बी। और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ये भी बता देना कि कंसेप्ट क्लियर करने के बाद कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 19, इंक्लूडिंग द होमवर्क क्वेश्चन बताना कि 19 में से कितने आए कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद, ठीक है। जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसको अच्छे से समझना नहीं आएगा, दोबारा समझना, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और ये जो हमारी फाउंडेशन सीरीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरे चैप्टर को इस तरह से समराइज वे में डिफरेंट क्वेश्चन लेके एक साथ पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। और इसको समझना भी आप लोग के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक को एक साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना,
और ऐसे एग्जाम में होता है, एग्जाम में ऐसा होता है कि एक सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं होता है ना सर, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन सब शफलिंग करके पूछे जाते हैं, ताकि आपका माइंड कितने दूर दूर तक जा पा रहा है वो चेक करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। 90 में से कितने मार्क्स आए ये कमेंट में सेक्शन में चाहिए मुझे, और दूसरा क्या चाहिए मुझे, ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या है, ABCD, और साथ में आंसर लिख देना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।